थिंक वेल ऑडियो में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम ग्रोथ को सिर्फ पर्सनल लेवल तक नहीं बल्कि दुनिया तक एक्सपैंड करते हैं। आज हम एंटर कर रहे हैं थिंक लाइक अ मॉन्क का पार्ट 3 गिव। पिछली 2 चर्चाओं में हमने मन को बाहरी शोर से आजाद करने और उसे एक इरादे के साथ फिर से बनाने की बात की। अब हम तीसरे और शायद सबसे अहम पड़ाव पर हैं, देना। अपनी ऊर्जा, अपनी समझ, अपनी सेवा को खुद से बाहर दुनिया की ओर बहाना। और ये देने की यात्रा, जैसा कि किताब में बताया गया है, हमारे सबसे करीबी सर्कल से शुरू होती है। बिल्कुल, हमारे रिश्तों से। हाँ, मतलब ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं है, बल्कि परिवार, दोस्त, सहकर्मी, वो लोग जो हमारी जिंदगी का ताना बाना बुनते हैं। तो एक मॉन्क की तरह रिश्तों को देखने का मतलब क्या है, कहाँ से शुरू करें? इसकी शुरुआत होती है उस नींव से जिस पर हर रिश्ता टिका है, भरोसा। जय शेट्टी कहते हैं कि भरोसा कोई जादुई एहसास नहीं है जो बस हो जाता है। अच्छा। इसके 4 बहुत ही ठोस स्तंभ होते हैं। पहला है योग्यता, मतलब कॉम्पिटेंस। योग्यता मतलब क्या वो इंसान अपने काम में या अपनी बात पर खरा उतरता है? बिल्कुल। और दूसरा है देखभाल, यानी केयर। क्या आपको सच में महसूस होता है कि उन्हें आपकी परवाह है? आपके अच्छे बुरे से उन्हें फर्क पड़ता है? योग्यता और देखभाल, ये तो समझ में आता है। जैसे कोई डॉक्टर काबिल है और आपकी परवाह करता है तो आप उस पर भरोसा करेंगे। लेकिन अगले 2 स्तंभ मुझे लगता है वो ज्यादा गहरे हैं। हाँ, तीसरा है चरित्र, यानी कैरेक्टर। उनके इरादे और मूल्य कैसे हैं? और चौथा है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। क्या वे समय के साथ भरोसे के लायक बने रहते हैं? यहीं पर आकर ज्यादातर रिश्ते डगमगा जाते हैं, है ना? किसी का चरित्र परखना तो बहुत मुश्किल काम है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। चरित्र दिखता नहीं है, वो समय के साथ महसूस होता है। छोटी छोटी बातों में शायद। हाँ, छोटी छोटी बातों में झलकता है। जब कोई ना देख रहा हो तब वो इंसान कैसा बर्ताव करता है, क्या वो अपनी गलती मानता है? और यही सब जब लगातार होता है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ, तब जाकर भरोसा मजबूत होता है। कोई भी इंसान एक दिन के लिए अच्छा बन सकता है, पर सालों तक भरोसेमंद बने रहना ही असली चरित्र है। और इसी से तटस्थ विश्वास धीरे धीरे शुद्ध विश्वास में बदलता है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है। किताब में एक सवाल भी है अपनी फॉक्सहोल गैंग के बारे में। हाँ, वो लोग जो अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो बिना सवाल पूछे आपके साथ खड़े होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इन 4 स्तंभों पर आपका भरोसा जीता है। एकदम सही। और जब रिश्तों में इतना गहरा भरोसा बन जाता है तो उसे जताने का, उसे जिंदा रखने का तरीका आता है। इसके लिए मॉन्क फिलॉसफी में बहुत सुंदर तरीके बताए गए। अच्छा। एक प्राचीन ग्रंथ है उपदेशामृत, उससे प्रेरणा लेकर प्यार जताने के 3 लेन देन की बात की गई है। लेन देन? ये तो बड़ा बिजनेस जैसा लग रहा है। प्यार में लेन देन? हाँ, शब्द पर मत जाइए, भाव को समझिए। ये कोई सौदा नहीं, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। पहला है उपहार, गिफ्ट्स। मतलब महंगी चीजें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है वो सोच जो उपहार के पीछे है। रास्ते से आते हुए किसी के लिए उनका पसंदीदा फूल ले आना, या कोई ऐसी छोटी सी चीज जो दिखाए कि वो आपके ख्यालों में थे। हाँ, ये बात तो है। इरादा कीमत से ज्यादा मायने रखता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है भोजन, फूड। साथ बांटकर खाना या किसी के लिए कुछ बनाना। ये दुनिया की लगभग हर संस्कृति में बॉन्डिंग का सबसे गहरा तरीका माना गया है। और तीसरा सबसे जरूरी है बातचीत, कॉन्वर्सेशन। अपनी सबसे गहरी बातें, अपने डर, अपनी उम्मीदें किसी के साथ साझा करना और बदले में उनकी बातों को पूरे ध्यान से बिना जज किए सुनना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये छोटे छोटे एक्सचेंज ही शायद रिश्तों में जान डालते हैं। बिल्कुल। लेकिन रिश्ते हमेशा इतने सुंदर नहीं होते। उनमें दर्द होता है, दिल टूटता है, धोखा मिलता है। तब क्या मॉन्क नजरिया ऐसे में क्या कहता है? वो कहता है कि यहीं पर क्षमा की असली शक्ति सामने आती है। संस्कृत शब्द क्षमा का मतलब सिर्फ फॉरगिवनेस नहीं है। तो क्या है? इसका गहरा मतलब है अपने अंदर की शांति के लिए माफ करना, खुद को नफरत और कड़वाहट के बोझ से आजाद करना। किताब में मैरी जॉनसन की एक कहानी है जो दिल दहला देती है। उनके इकलौते बेटे की हत्या ओशिया इजराइल नाम के एक लड़के ने कर दी थी। हाँ, और सालों तक वो नफरत में जीती रहीं। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्होंने उसे माफ कर दिया। सिर्फ माफ ही नहीं किया, जब वो जेल से रिहा हुआ तो मैरी ने उसे अपने पड़ोस में एक घर दिलवाने में मदद की। वो उसकी पड़ोसन बनकर रहीं।
ये तो अविश्वसनीय है। जब लोगों ने पूछा कि वो एक हत्यारे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, तो उन्होंने कहा, माफी मेरे लिए थी। उस नफरत ने मुझे कैद कर रखा था और माफ करके मैंने खुद को आजाद किया है। ये सुनना भी मुश्किल है, करना तो बहुत दूर की बात है। क्या इसे अपनी जिंदगी में उतारने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, माफी की चिट्ठी लिखना। माफी की चिट्ठी? हाँ, इसके 3 कदम हैं। पहला, एक कागज पर लिखिए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और फिर वो सब कुछ लिख डालिए जिससे आपको चोट पहुंची। कोई फिल्टर नहीं, पूरी भड़ास निकाल दीजिए। ठीक है, सारा गुस्सा कागज पर उतार दिया। फिर? दूसरा कदम थोड़ा मुश्किल है। अब लिखिए, कृपया मुझे माफ कर दो, और उन बातों को लिखिए जहां शायद आपसे भी कोई चूक हुई हो। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे अनोखा कदम, इस पूरी चिट्ठी को अपने फोन पर रिकॉर्ड कीजिए और फिर एक बाहरी इंसान की तरह उसे सुनिए। अच्छा, उसे सुनना भी है? इसका क्या मनोविज्ञान क्या है इसके पीछे? जब आप अपनी ही आवाज में उस दर्द को एक कहानी की तरह सुनते हैं, तो आप उसे खुद से अलग करके देख पाते हैं। वो दर्द आपकी पहचान नहीं रह जाता, बस एक अनुभव बन जाता है जिसे अब आप पीछे छोड़ सकते हैं। इससे एक नई ऊर्जा महसूस होती होगी। बिल्कुल। और शायद यही वो ऊर्जा है जिसे फिर हम खुद से बाहर दुनिया की ओर लगा सकते हैं। यहीं से सेवा का विचार शुरू होता है ना? एकदम सही। जब आप अपने अंदर के घावों को भर लेते हैं, तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। और यहीं से हम दूसरे हिस्से में आते हैं, सेवा का आनंद। सेवा? जी। जय शेट्टी के गुरु गौरांग दास एक बहुत गहरी बात कहते थे, ऐसे पेड़ लगाओ जिनकी छांव में बैठने का तुम्हारा कोई इरादा ना हो। यही निस्वार्थ सेवा का सार है। ये बहुत सुंदर विचार है। लेकिन सेवा शब्द सुनते ही लोगों के मन में अक्सर चैरिटी या एनजीओ का ख्याल आता है। क्या इसका मतलब यही है कि हम सब अपना काम धंधा छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवा कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये समझ से आती है कि हम यहाँ सिर्फ लेने के लिए नहीं है, हम देने के लिए भी हैं। किताब में एक मॉन्क की कहानी है जो रोज नदी से 2 बाल्टियों में पानी लाता था। एक बाल्टी बिल्कुल ठीक थी, पर दूसरी में एक छोटा सा छेद था। तो आश्रम पहुंचते पहुंचते वो आधी खाली हो जाती होगी। हाँ। और वो बेचारी बाल्टी खुद को बहुत बेकार महसूस करती थी। एक दिन उसने मॉन्क से अपनी इस कमी के लिए माफी मांगी। तो मॉन्क ने क्या कहा? मॉन्क मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी रास्ते पर ध्यान दिया है? जिस तरफ से मैं तुम्हें लेकर आता हूँ उस तरफ देखो। और वहाँ क्या था? बाल्टी ने देखा कि उसकी तरफ के रास्ते पर सुंदर फूल खिले हुए थे। मॉन्क ने कहा, ये तुम्हारी वजह से है। मैं जानता था कि तुम में छेद है, इसलिए मैंने रास्ते के उस किनारे पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी देती थी। कमाल है। मतलब हमारी कमियां भी किसी के काम आ सकती हैं। सिर्फ काम ही नहीं, वो दुनिया के लिए खूबसूरती का जरिया बन सकती हैं। ये कहानी हमें मेरे पास पर्याप्त नहीं है कि मानसिकता से सेवा की मानसिकता की ओर ले जाती है। सेवा की मानसिकता? हाँ, जो कहती है मेरे पास जो है मैं उसे देना चाहता हूँ, और मैं और ज्यादा इसलिए चाहता हूँ ताकि और दे सकूं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम के जरिए सेवा कैसे करें? इसका जवाब धर्म की अवधारणा में छिपा है। आपका धर्म आपकी अपनी स्किल्स में है। आपको पेशा बदलने की जरूरत नहीं है, बस उसे करने का भाव बदलने की जरूरत है। जैसे एक टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता, वो अगली पीढ़ी को आकार देकर सेवा करता है। एक सॉफ्टवेयर कोडर एक ऐसा ऐप बनाकर सेवा कर सकता है जो लाखों लोगों की जिंदगी आसान कर दे। और एक बिजनेस ओनर अच्छे प्रोडक्ट बनाकर और लोगों को रोजगार देकर सेवा करता है। सवाल ये है, क्या आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं या अपने काम से दुनिया में कुछ अच्छा भी जोड़ रहे हैं? ये तो काम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो सोचने वाला सवाल ये है, मेरी स्किल्स और मेरा पैशन दुनिया की किस जरूरत को पूरा कर सकते हैं? और जब आप इस सेवा का अगला स्तर अपने आप सामने करुणा यानी कंपैशन। सहानुभूति का मतलब है दूसरे का दर्द महसूस करना, लेकिन करुणा का मतलब है उस दर्द को महसूस करके उसे कम करने के लिए। और किताब में ईर्ष्या से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है, मुदिता। सहानुभूतिपूर्ण यानी दूसरे की सफलता में खुश होना। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल, खासकर आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसे एक गणित की तरह देखिए। अगर आप सिर्फ अपनी सफलता पर खुश होते हैं तो आपको जिंदगी में खुश होने के गिने चुने मौके मिलेंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप अपने 50 दोस्तों और सहकर्मियों की सफलता में भी खुश हो सकते हैं तो आपने अपनी खुशी का अनुभव करने की क्षमता को 50 गुना बढ़ा लिया है।
मुदिता ईर्ष्या का सबसे अच्छा तोड़ है। ये मानसिकता हमारे अपने दर्द को देखने का नजरिया भी बदल देती है। वो नमक वाली कहानी बहुत कमाल की है। हाँ, एक परेशान नौजवान एक बुद्धिमान महिला के पास जाता है। वो उसे एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक पीने को कहता है। पानी खारा हो जाता है। पिया नहीं जाता। फिर वो उसे वही एक मुट्ठी नमक पास की एक विशाल झील में डालने को कहती है। झील के पानी का स्वाद नहीं बदलता। नमक यानी हमारा दर्द उतना ही है, लेकिन कंटेनर बदल गया। बिल्कुल। जब हमारा ध्यान सिर्फ हमारी अपनी छोटी सी जिंदगी यानी उस गिलास पर होता है तो छोटा सा दर्द भी असहनीय लगता है। लेकिन जब हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, खुद को किसी बड़े उद्देश्य उस झील से जोड़ते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत दर्द बहुत छोटा लगता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे प्रैक्टिस करें, चेतना का विस्तार कैसे करें? एक अभ्यास है देखभाल के दायरे को बदलना। पहले उन 5 लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आप सबसे ज्यादा परवाह करें। अब इस दायरे को 20 लोगों तक करते और अब कल्पना कीजिए कि आपके शहर के सभी लोग एक दूसरे की परवाह करें। और फिर पूरी दुनिया। हाँ, अंत में ये सोचिए कि दुनिया के 7 अरब लोग एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें। ये तो बहुत बड़ी और शायद असंभव कल्पना है। शायद आज असंभव लगे, लेकिन ये अभ्यास हमारे दिमाग को नए से हम की ओर ले जाने के लिए ट्रेन करता है। यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ हम तक सीमित नहीं है। तो हमने रिश्तों को समझा, सेवा का भाव जगाया और करुणा का दायरा बढ़ाया। इस सब के बाद मॉन्क माइंडसेट हमें कहाँ ले जाता है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका भी अंतिम लक्ष्य या मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा पर दिशा बनाए रखने के लिए किताब में 2 बहुत शक्तिशाली ध्यान अभ्यासों का जिक्र है। मृत्यु का ध्यान, डेथ मेडिटेशंस। ये सुनने में डरावना लगता है। डरावने नहीं, बल्कि जिंदगी को पूरी स्पष्टता से देखने के तरीके। पहला है मृत्यु शैया पर डेथ बेड विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए कि आप 80 या 90 साल के हैं और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं। अब खुद से कुछ सवाल पूछिए। मुझे क्या करने का अफसोस है? मैंने क्या नहीं सीखा? मैंने किन चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया? इन सवालों के जो जवाब आपके अंदर से आएंगे वो आज आपकी सबसे बड़ा नहीं बन सकते। ये आपको बता देंगे कि आज आप क्या बनना। ये वाकई में एक वेकअप कॉल जैसा है। और दूसरा ध्यान तो और भी शक्तिशाली है। दूसरा है अंतिम संस्कार की कल्पना, फ्यूनरल विजुअलाइजेशन। पहले कल्पना कीजिए कि आपके अंतिम संस्कार में लोग आपको कैसे जानेंगे। आपके दोस्त परिवार वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। और फिर इसका दूसरा हिस्सा आता है। अब ये सोचिए कि अगर आज आपका निर्णय हो जाए तो लोग आपको असल में कैसे करेंगे। आज की हकीकत इन दोनों कल्पनाओं को पूरी यात्रा की शुरुआत के सवाल से होती है, एक मॉन्क की स्थिति में क्या करें। लेकिन मुझे लगता है कि असली मंजिल कुछ और है। असली लक्ष्य उस अवस्था में पहुंचना है जहाँ वो ज्ञान, वो शांति, वो और तब आप आत्मविश्वास से पूछ सकते हैं, मैं क्या करूँगी? अब वो ज्ञान सिर्फ पढ़ा या सुना हुआ नहीं, बल्कि आपके रग रग में उतर चुका है। वो आपका अपना बन चुका है। और शायद एक सबसे बड़ा देना है जो आप अपनी सबसे प्रामाणिक, शांत और करुणा से वही आपकी सबसे बड़ी सीख है। ये था Think Like a Monk का पार्ट 3 गिफ्ट। पूरा ऑडियो बुक ट्रायलॉजी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अगर ये जर्नी आपको इंस्पायर करती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। दिस इज थिंक वेल ऑडियो।